ये है माई ऑडियो बिट्स, ध्वनि ग्रंथालय का दुनिया। माई ऑडियो बिट्स प्रस्तुत करता है कथा संकलन आधी छुट्टी का इतिहास, जिसके लेखक हैं राजकुमार गौतम। कथावाचक जतिन शर्मा। आधी छुट्टी का इतिहास। 4 बरस के अरसे में रमेश पहली बार मेरे पास आया था। उसने बताया बस स्टैंड से वो सीधा मेरे पास ही पहुंचा है। उस वक्त मेरी मेज पर कई जरूरी काम फैले हुए थे। मुझे कुछ टेलीग्राम जारी करने थे और मुख्यालय से आए शिकायती पत्रों को भी आज ही सेटल करना था। सुबह दफ्तर पहुंचते ही मैंने सोचा था कि चाहे चाय पीने तक की फुर्सत ना मिले, पर यह सिर धरा काम आज निपटा कर ही लौटूंगा। फाइल दर फाइल पत्र व्यवहार का विवरण तैयार करता हुआ मैं खुद को ही काफी महत्वपूर्ण लग रहा था। आज भी ठीक वैसा ही था कि मैं अपेक्षाकृत मैले कपड़े पहन कर आया था। पुरानी फाइलों की बूढ़ी गर्द इन्हीं पर झड़ जाएगी तो ठीक रहेगा। मैले कपड़े पहनकर दफ्तर आने का यही एक तर्क मेरे पास होता था। शेव करने का आलस भी उस दिन मैं कर जाता। मैं कुछ देर रमेश की तरफ देखता रहा। पहचान तो उसे गया था, लेकिन अपनी पहचान पर ही मानो मुझे शक भी हो रहा था। अरे तू ही है ना? एक असभ्य और हतप्रभ आत्मीयता मेरे होठों से बाहर बिखर गई थी। नहीं, कह दे पहचाना नहीं, कह दे। रमेश ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसी अंदाज में मेरी उंगलियां मरोड़ने लगा। हाथ मिलाने के उसके जिस अंदाज से मैं बरसों से परिचित रहा था, मेरी उंगलियां तक उसके जिस अंदाज से परिचित थी। अरे तो चिट्ठी से खबर तो कर दी होती, मैं खुद तुझे रिसीव करने बस अड्डा पहुंच जाता। धत तेरी की। रमेश पास पड़ी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। 4 साल के अरसे में मानो ये मेरी पहली फुर्सत थी। लगा मेरे आसपास कोई काम नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं चीख रहा, कोई भागदौड़ नहीं है। अपने आप से जुड़े हुए सभी काम जैसे शर्मिंदा हो गए थे, जैसे वो काम ना होकर भी 4 बरस से मेरा मुंह चिढ़ा रहे हों। मुझे एक बार और खुशी हुई। मैंने रमेश को देखा। उसके बालों में सफेदी आ गई थी, आंखों में चमक भी मंद दिख रही थी, लेकिन उसकी असली सी दिखती बनावटी मुस्कुराहट अब भी वही थी, वैसी ही। उत्तेजित पेन के सिर पर मैंने कैप मर दी, जैसे उसका गला घोट दिया हो। चलो, काम तो कल भी हो जाएगा। रमेश पहली बार ही तो आया है। लेकिन मैं घबरा उठा। पहली बार आया है, इसका मतलब बार बार आएगा तो क्या कहूंगा? एक्सक्यूज मी यार, 1 मिनट, फिर तुमसे बात करता हूं, ये एक जरूरी काम। लेकिन खुद को डीप जाने से मैंने रोक लिया। रमेश काफी थका हुआ लग रहा था। थकावट के कारण उसके बाल बेतरतीब हो रहे थे। उसके सांवले चेहरे पर धूल अपने बाप का राज समझकर मैला सजाए बैठी थी। इस बीच मैं रमेश से बातें करने का सिरा ढूंढता रहा। उस दिन से शुरू करूं जिस दिन मैंने शहर छोड़ा था, या जो भी याद आता जाए उसे बताता जाऊं। रमेश से संबंधित भी और अपने तथा रमेश से बिल्कुल ही अलग, इस शहर के बारे में, बसों और यहां के मकान मालिकों के बारे में। तभी बड़े साहब राउंड पर आ गए। रमेश की उपस्थिति के अतिरिक्त सुरक्षा के बावजूद मैं कांप उठा। उनके साथ फाइल हाथ में थामे छोटे साहब भी थे। बड़े साहब ने पहले रमेश की तरफ देखा, फिर मेरी, जैसे कोई रक्त संबंध हम दोनों के बीच वो तलाशना चाह रहे हों। फिर उन्होंने मेरी मेज की तरफ भी देखा, जहां एक खास कामुक अंदाज में फाइलें खुली पड़ी थी। छोटे साहब ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल से मुझे मिले हुए लेटर्स के विषय तथा संख्या आदि बताए, जिन्हें बड़े साहब कान लगाकर सुनते रहे। सेक्शन में और लोगों के पास भी वो गए। बाकी सब पहले ही से अपनी फाइलों में थे। साहब लोगों ने एक बार फिर से हमारी तरफ देखा और आपस में कुछ कहते सुनते ही बाहर निकल गए। और सुनाओ पंडित। बड़े साहब के राउंड के आतंक तले कांपती आवाज में ही मैंने रमेश से मजाक कर लेने की सोची। अभी भी तुझे बुलाता है कोई इस नाम से? अब तो कोई नहीं बुलाता होगा, है ना? इस दुस्साहस पर सेक्शन के 2-3 आदमियों ने एक साथ मुझे घूरा। एक वरिष्ठ ने तो कुछ कहने के लिए अपना चमक टूटा चेहरा उठाया भी, लेकिन रमेश की तरफ देखकर वो चुप ही रह गए। आतंकित माहौल देखकर मेरी दहशत और अधिक बोझिल हो गई थी। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, ये बात रमेश जानता ही होगा।
Sample complete. Ready to continue?